Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube, The Legal Expert. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। CPC हम पढ़ रहे हैं। CPC में अपील को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं उसके अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रिव्यू। अब अपील में हमने ये पढ़ा था कि अपील जो है वो हायर फोरम पे दायर की जाती है, लेकिन ये जो रिव्यू होता है जिसको अगर आप उर्दू में पढ़ें तो इसको नज़रसानी कहते हैं, तो ये उसी कोर्ट में होगी जिसने वो डिक्री या वो आर्डर पास किया है। यानी कि जो कोर्ट एक डिक्री या आर्डर पास करती है उसके ऊपर वो नज़रसानी करेगी कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब जब हम कहते हैं कि जी वो कोर्ट उसके ऊपर नज़रसानी करेगी तो हमारे ज़हन में एक ख़्याल आता है कि हो सकता है वो कोर्ट ख़ुद ब खुद ही यानी कि सो मोटो वो रिव्यू करेगी, बट नॉट इन दिस केस। इस केस में ये होगा कि वो अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी आपकी डिक्री को या आपके जो उसने आर्डर दिया हुआ है अपॉन सम ग्राउंड्स रिव्यू करेगी और रिव्यू करके फिर नया फ़ैसला वो सुनाएगी। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं रिव्यू के रिलेटेड वो हैं सेक्शन 114 CPC का और आर्डर 47। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 114 को। सेक्शन 114 सिंपली ये बताता है कि जो आपकी डिक्री या जो कोर्ट के आर्डर होंगे जो अपील जिनमें हो सकती है वो रिव्यू भी हो सकते हैं, और जो आर्डर और जो डिक्री अपीलेबल नहीं है वो भी रिव्यू हो सकते हैं। अब ये दोनों बातें वो सेक्शन 114 में बताता है। इनके ग्राउंड्स क्या होंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, एप्लीकेशन की फॉर्म क्या होगी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आर्डर 47 की तरफ। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे ज़हन में एक बात आती है कि अगर आप रिव्यू में गए हैं तो क्या उसी दौरान रिव्यू और अपील इकट्ठे चल सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। हाँ इस सूरत में है कि अगर एक बंदा अपील में चला गया है और एक बंदा रिव्यू में चला गया है, दोनों ने जो उनके क्या उसे कहते हैं उनके ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों के डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि हाँ अपील और रिव्यू साथ साथ चल सकते हैं। बट अपॉन सेम ग्राउंड्स एक बंदा अपील में चला गया है, एक रिव्यू में आ गया है सेम ग्राउंड्स पे, तो अपील नहीं होगी, पहले रिव्यू होगा। तो सेक्शन 114 हमें बताता है कि जो डिक्रीज़ और जो आर्डर अपीलेबल हैं या नॉन अपीलेबल्स हैं दे कैन बी रिव्यूड। अब चलते हैं हम आर्डर 47 की तरफ। आर्डर 47 का जो रूल 1 है, आर्डर 47 का रूल 1 हमें बताता है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू, कि रिव्यू की एप्लीकेशन आप किन ग्राउंड्स पे जो है वो फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड वो बताता है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस। कि अगर आफ्टर डिक्री या आफ्टर आर्डर आप कोई ऐसा एविडेंस लेके आ गए हैं जो कि नया है और जो कि इम्पोर्टेंट है, अब उस एविडेंस को परखने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जब आपकी डिक्री अनाउंस हो तो वो एविडेंस मौजूद हो, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस कि जब आपकी डिक्री अनाउंस हो रही है उससे पहले दैट एविडेंस क्या हो, मौजूद हो, लेकिन आपने उसको प्रोड्यूस ना किया हो। अब उस प्रोडक्शन के पीछे जो आपने एविडेंस प्रोड्यूस ना किया हो उसमें आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी अपनी गलती की वजह से वो एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, आपकी अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। और आपने ये सफिशेंटली एक्सप्लेन करना है ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है कि आपने ड्यू डिलीजेंस दिखाई है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, बट यू आर अनएबल टू प्रोड्यूस दैट एविडेंस। एंड पे मैं इसकी एक एग्जांपल भी बताऊंगा, फ़िलहाल इसके मैं आपको एसेंशियल बता रहा हूँ। मतलब आपको सफिशेंटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी क्यों आप वो एविडेंस उस वक़्त पेश नहीं कर सके, एंड वो जो एविडेंस आपका होगा वो रेलिवेंट होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, वो एडमिसिबल होना चाहिए। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप ये प्रूव करना चाह रहे थे कि आप 15 साल के हैं, बट आपका जो बेफाम है, जो आईडी कार्ड है, वो आपको 18 साल का या 19 साल का शो कर रहा है। तो उसी दौरान, केस के दौरान ही आपने उसको साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट करवा रहे हैं, बट इन द मीन वाइल डिक्री अनाउंस हो जाती है और उसके बाद जाके आपका वो जो मेडिकल प्रूव है आपकी एज का वो आ जाता है, यानी कि आप 15 साल के हैं। तो ये जो एविडेंस है ये केस के लिए ज़रूरी है, ये केस का पांसा पलट सकता है। एक और एसेंशियल जो मैं इसमें भूल गया कि जो एविडेंस अल्टर भी कर सकता है रेमिडी उसको डिक्री को, या उसको अफेक्ट भी कर सकता है। अब हुआ ये कि जब डिक्री आ गई तो उसके बाद आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आ गया कि आप 15 साल के हैं। यूं जब आपकी डिक्री अनाउंस हुई तो वो प्रेजेंस में था आपका एविडेंस, बट यू वर अनएबल टू प्रोड्यूस, लेकिन उसमें आपकी कोई नेग्लिजेंस भी नहीं थी। आपने वो प्रोसेस में रखा हुआ था, आप उसको साबित करने की कोशिशों में लगे हुए थे, आपने ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो ये पहला इसमें ग्राउंड आ जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस। सेकंड इसमें आएगा जो ग्राउंड है वो है मिस्टेक और एरर। अब ये एरर जो है इट कुड बी एरर ऑफ लॉ, आपकी डिक्री में या आपके ऑर्डर में कोई ऐसी एरर ऑफ लॉ है कोई जो कि अपरेंट है ऑन द फेस, यानी कि जो सरफेस पे फ्लोट कर रही है, आपको नज़र आ रही है कि दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, आपको वो नेकेड आई से नज़र आ रही है कि देयर इज़ समथिंग एरर इन दिस लॉ। तो उसने क्या हो सकता है कि उसने जो लॉ है डिक्री में उसने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया हो, यानी कि उसका मतलब ये बनता हो और उसने मतलब वो निकाल दिया हो। तो इट कुड बी अ एरर ऑफ
लॉ। तो अगर आपकी डिक्री या ऑर्डर में एरर ऑफ लॉ है तो आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं रिव्यू की। दूसरी चीज़, एरर ऑफ प्रोसीजर। अगर उस डिक्री या उस ऑर्डर के प्रोनाउंस करने में कोई प्रोसीजर का एरर है, यानी कि उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, यानी कि आपको नोटिस ही नहीं मिला और जजमेंट अनाउंस होगी, दैन दिस इज़ द एरर ऑफ प्रोसीजर। तो ऐसी सूरत में भी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। और अगर मिस्टेक, क्या उसे कहते हैं, मिस्टेक की बात करें तो अगर क्लैरिकल मिस्टेक है, यानी कि आप समझते हैं कि जो डिक्री है या ऑर्डर है उसमें आर की जगह इज़ लगना है, वाज की जगह वर लगना है, देर की जगह हेयर लगना है, तो मतलब कोई एक ऐसी क्लैरिकल मिस्टेक है जो कि अपरेंट ऑन द फेस, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस है, नज़र आ रही है। फ्लोटिंग ऑन द सरफेस और अपरेंट ऑन द फेस मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज दीज वर्ड आर यूज्ड इन द CPC, कि वो फ्लोटिंग ऑन द सरफेस है, आपको नज़र आ रही है कि ये एरर बनती है, देन यू कैन गो फॉर द रिव्यू। अगर उसमें अरिथमेटिकल मिस्टेक है, यानी कि जहाँ पे अदालत ने 10 लाख लिखना था वहाँ पे अदालत ने 1 करोड़ लिख दिया है, तो यहाँ पे उसने 10,000 लिखना था वहाँ पे उसने 1,000 लिख दिया है। तो देयर इज़ सम अरिथमेटिकल मिस्टेक इन द डिसीजन और इन द ऑर्डर, देन आल्सो यू कैन गो फॉर द रिव्यू। तो दिस विल बी द सेकंड ग्राउंड ऑफ रिव्यू कि देयर कुड बी अ मिस्टेक और एन एरर। अब जो थर्ड उसमें वो कहता है एनी अदर सफिशिएंट रीजन। अब ये जो सफिशिएंट है ना, ये इट इज नॉट एनी और एंड एवरी, ये एनी एंड एवरी नहीं है कि हर कोई और कोई नहीं है। ये सफिशिएंट वो है कि जो एनालॉगस टू दीज टू है, यानी कि इन दोनों रूल्स ग्राउंड से मिलता जुलता अगर कोई भी सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीज़न है, तो आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। साबित बस आपने इतना करना है कि दिस इज़ अ सफिशिएंट रीज़न। तो दीज आर 3 ग्राउंड्स ऑन विच यू कैन फाइल रिव्यू एप्लीकेशन। अब चलते हैं इसके रूल 2 की तरफ। ऑर्डर 47 रूल 2। रूल 2 ये बताता है कि ये जो एप्लीकेशन है आपकी रिव्यू वाली, वो आपने कहाँ पे फाइल करनी है। तो जो हमने ग्राउंड्स पढ़े 1, 2 और 3, 1 था कि न्यू एविडेंस या मैटर, 2 था कि एरर और मिस्टेक, और 3 था एनी अदर सफिशिएंट रीज़न। अगर तो आप 1 और 2 जो ग्राउंड्स हमने पढ़े थे उसके तहत रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो ये वो जिस जज ने वो डिक्री पास की है वो भी सुन सकता है और उस जज का सक्सेसर भी वो सुन सकता है। यानी कि वो जज छुट्टी पे है या वो पोस्टिंग चला गया है, तो उस जज का सक्सेसर भी वो रिव्यू एप्लीकेशन रिव्यू कर सकता है। बट अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन में जा रहे हैं, यानी कि एनी अदर सफिशिएंट रीज़न वाले में रिव्यू ले रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही जज उसकी
रिव्यू एप्लीकेशन सुन सकेगा जिसने उस डिक्री को पास किया है या वो ऑर्डर दिया है। तो दिस वाज रूल 2। ऑर्डर 47। चलते हैं रूल 3 की तरफ। रूल 3 बताता है कि जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसकी फॉर्म क्या होगी। एप्लीकेशन रिव्यू एप्लीकेशन की जो फॉर्म होगी वो सेम एज द मेमोरेंडम ऑफ अपील के उसमें आपने अपने ग्राउंड्स मेंशन किए होंगे, साथ में उस डिक्री की या उस ऑर्डर की कॉपी लगाई होगी। तो इट विल बी जस्ट लाइक मेमोरेंडम ऑफ अपील। रूल 4 की तरफ अगर आप जाएं ऑर्डर 47 का, तो रूल 4 में आगे 2 सब रूल्स हैं। सबसे पहला जो सब रूल है रूल 4 का उसमें वो कहता है कि अगर तो जज समझता है कि देयर इज़ नो सफिशेंट रीज़न कि रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाए, तो वो क्या करेगा, उस रिव्यू एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और अगर वो समझता है कि देयर इज़ अ सफिशेंट रीज़न कि इस रिव्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा अंडर सम कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या होंगी सबसे पहली कंडीशन तो वो होगी कि वो उस वक्त तक उसको उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रांट नहीं करेगा विदाउट प्रीवियस नोटिस टू अपोजिशन। अपोजिट पार्टी के जब तक वो अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं देगा, अपोजिट पार्टी को बुलाकर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेगा, तब तक वो एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू को ग्रांट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर तो जो पार्टी है वो उस चीज़ पे आ रही है न्यू मैटर और एविडेंस पे कि जो हमने ग्राउंड पढ़ा कि जी न्यू एविडेंस या न्यू मैटर वो लेके आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो जज है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस एविडेंस और इस मैटर जो वो न्यू लेके आ रहे हैं उसको एग्जामिन करे फुली कि जी ये लीगल है, ये वो जो जितनी भी हमने उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी थी पीछे ग्राउंड्स में उस एविडेंस की, वो उन पे पूरा उतरता है। इन्होंने ड्यू डिलीजेंस दिखाई है उसको प्रोड्यूस करने में और ये प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो वो उस एविडेंस की पूरी स्क्रूटनी करे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यस दिस इज़ द वैलिड रीज़न, तो उसके बाद वो अपोजिट पार्टी को नोटिस करे, उनको हियर करे और उसके बाद क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे। 2018 में सीपीसी में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें एक अमेंडमेंट आई है कि अगर कोई रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करता है तो जो एप्लीकेंट होगा वो 5,000 रुपीज़ पे करेगा कोर्ट एज अ कोर्ट फ़ी। अगर तो उसकी रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको 5,000 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे, और अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो एक्सचेकर के पास चले जाएंगे। ये चेक इसलिए रखा गया है कि जो फ्रीवियस लिटिगेशन है उसको रोका जाए, कि बार बार लिटिगेशन उसको रोकने के लिए दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन। तो आगे हम चलते हैं रूल 5 की तरफ। रूल 5 में कहता है एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इन कोर्ट 2 और मोर जजेस। अगर ऐसी कोर्ट में आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जहां 2 या 2 से ज़्यादा जजेस हैं, यानी कि हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो उनमें से कोई भी आपकी रिव्यू एप्लीकेशन को सुन सकता है। रूल 6, रूल 6 में वो कहता है कि जहां पे मैटर है उसको रिव्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का और जज हैं 2
या 2 से ज़्यादा, अगर तो वो 2 हैं यानी या इवन नंबर में है, 4 हैं, 6 हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर तो वो इक्वल पलड़े पे आ जाते हैं, यानी कि एक जज कहता है कि जी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक जज कहता है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, देन वो एप्लीकेशन क्या होगी, रिजेक्ट। एक्सेप्ट करने के लिए रिव्यू की जहाँ पे 2, 4 या 6 हैं तो मेजॉरिटी होनी चाहिए, और अगर वो दोनों बराबर हैं तो ऐसी सूरत में वो क्या होगी, रिजेक्ट। उसका जो रूल 6 का सब रूल 1 है वो ये कहता है कि अगर इवन नंबर में बराबर हैं तो फिर वो रिजेक्ट समझी जाएगी, अगर वो ऑड नंबर हैं देन मेजॉरिटी विल बी अथॉरिटी। तो मेजॉरिटी जो कहेगी इसको एक्सेप्ट कर लो, मेजॉरिटी अगर कहेगी इसको रिजेक्ट कर दो, तो फिर उस हिसाब से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। रूल 7 में चलते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर 47। रूल 7 में कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन होगा, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल की रिव्यू के लिए और वो रिजेक्ट होगी थ्रू एन ऑर्डर, तो जो रिजेक्शन का ऑर्डर होगा दैट इज़ नॉन अपीलेबल, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। लेकिन उसके सब रूल 1 में वो बताता है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग अपील होगा, यानी कि ग्रांटिंग रिव्यू के जो ऑर्डर रिव्यू को ग्रांट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ अपीलेबल, उसके खिलाफ जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपील कर सकती है। ये आपका रूल 1 कहता है, सब रूल 1। अच्छा, वो अपील किन ग्राउंड्स पे कर सकती है, उसका ग्राउंड कोई भी हो सकता है कि जी ये जो ऑर्डर पास किया है इसकी ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बनती, या इस कोर्ट ने की जो लिमिटेशन है वो गुजर चुकी है, तो वो अपने उन ग्राउंड्स पे उसको अपील कर सकती हैं ग्रांटिंग वाले ऑर्डर के ख़िलाफ़। लेकिन अगर रिजेक्शन वाला ऑर्डर है तो वो नॉन अपीलेबल है। इसी के सब रूल 2 में वो कहता है कि अगर कोई पार्टी उसने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद वो पार्टी प्रेजेंट नहीं हुई और वो कुछ अरसा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने वो जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में पड़ी रही और उसके बाद वो पार्टी अपीयर हुई, तो उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई कर लेती है कि वो आना चाहती थी कोर्ट बट देयर वाज अ प्रोबेबल कॉज कि वो कोर्ट में नहीं अपीयर हो सकी, देन वो एप्लीकेशन आगे रन करेगी। और उसके साथ ही वो सब रूल 3 में बताता है कि अगर इस तरह का कोई ऑर्डर, यानी कि एक बंदा जो अपीयर नहीं हुआ और बाद में अपीयर हो गया और उसने सेटिस्फाई कर लिया कोर्ट को कि जी मैं प्रोबेबल कॉज की वजह से अपीयर नहीं हो सका, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी कि जी इस रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो सुनी जानी चाहिए, तो वो दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी और दोनों को इकट्ठा सुनेगी, मतलब वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी जो कि एक नेचुरल जस्टिस में होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर रिव्यू। रिव्यू को नज़रसानी कहा जाता है। रिव्यू एक सब्सटेंटिव राइट है, यानी कि ये एक बुनियादी हक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर